हाय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 का साइंस का एक वीडियो और आपके सामने लेकर आए हैं और आज का टॉपिक हमारा परमाणु और अणु है। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जानेंगे। आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं परमाणु एवं अणु। बड़े ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये जो परमाणु एवं अणु। देखो यहाँ पर परमाणु और अणु, परमाणु जो हमारा है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने धारणा बताई थी। सबसे पहले परमाणु की जो जानकारी दी थी ना, सबसे पहले वो महर्षि कणाद ने दी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ना, आप वो क्लियर कर लें उसके बाद में। बाकी बुक्स आपके पास है, आप भी स्टडी करेंगे उसकी, है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम महर्षि कणाद था, उसने कहा था, दार्शनिक वैज्ञानिक था ये, भारत का दार्शनिक वैज्ञानिक महर्षि कणाद। अर्थात इसने कहा था कि जो परमाणु है वो कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात ऐसे कण है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकें, यानी जैसे कोई परमाणु है उसको हमने तोड़ दिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे हो गए हैं, तो अंत में जाकर के एक ऐसा छोटा टुकड़ा मिलेगा जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो वह हमारा सूक्ष्म कण होगा, जो अविभाज्य कण होगा। कौन सा होगा? अविभाज्य कण। अर्थात वह जो अविभाज्य कण है वही हमारा परमाणु कहलाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या बताना था कि महर्षि कणाद ने ये कहा था कि जब हम किसी द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त करते जाते हैं तो अंत में एक सीमा ऐसी आ जाती है जब कण को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी वो कण बिल्कुल इतना छोटा हो जाता है कि उसको और विभाजित नहीं कर सकते हम। इसका मतलब जब वो विभाजित नहीं होगा तो वो स्थिति उस समय हो जाएगी आपके परमाणु की, तो वह सूक्ष्म कण कहलाएगा परमाणु। तो अंडरलाइन कर लेना विद्यार्थियों, आप यहाँ से लेकर के मैंने किया हुआ यहाँ से यहाँ तक का आपका परमाणु। उसके बाद हमारे पास एक वैज्ञानिक और था उसके नीचे, तो ग्रीक दार्शनिक वैज्ञानिक और था हमारे पास, डेमोक्रिट। ये रहा, इसमें लिखा हुआ है नीचे, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, ये दो वैज्ञानिक। इसने भी ऐसे ही कहा था कि द्रव्य जो हमारा परमाणु है वो कणों से मिलकर बना होता है और ये अविभाज्य होता है। देखो, अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था, अंडरलाइन करो, अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। तो ये आप दोनों वैज्ञानिक के बारे में आपको बता दिया। चलो आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमने देखा अभी ये जो है हमारे परमाणु में जो बनता है परमाणु, रासायनिक संयोग, हम रासायनिक संयोग का नियम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इससे पहले जो ये हमारा ये टॉपिक ऊपर रहा है तो ये कोई खास नहीं है, देख लीजिए आप। वैज्ञानिक थे, इसमें एक लेवाशी है, वो नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी सेम बात है। वो वैज्ञानिक था, एक लेवाशी है, जिसे हमें केमिस्ट्री का जनक कहते हैं, रसायन विज्ञान का पिता है, ये जनक है। कौन? लेवाशी। इसमें लेवाइजिए दिया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लेवाशी बोलते हैं इसको। तो इसने दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे विद्यार्थियों, देखो यहाँ नोट कर लो आप, कितने में नियम दिए थे? दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे। लेकिन इसमें दो नियम दिए थे, वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। पहला नियम तो दिया था हमारे पास, नोट करो विद्यार्थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये तो दिया था लेवासिए ने। और जो प्राउस्ट था आपका, जोसेफ एल प्राउस्ट, इसने दूसरा नियम दिया था, वो था स्थिर अनुपात का नियम। तो पहले हम द्रव्यमान अनुपात का नियम समझ लेते हैं। अब देखो, नियम से ही पता चलता है द्रव्यमान संरक्षण, अर्थात द्रव्यमान स्थिर होना, यानी बदलना नहीं, यानी क्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद का द्रव्यमान समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? ये देखना है हमें, अभिक्रिया करवा करके हमें देखना है द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम उस कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमें क्रियाकलाप यहाँ पर एक्स और वाई दिया हुआ, नोट कर लीजिए। एक्स में कुछ 3 नाम दिए हुए, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड ऑक्साइड, और दूसरा हमारा वाई में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ये एक्स और वाई, ये 2 विलियन है। तो हम एक बीकर के अंदर इसको किस प्रकार लेंगे आपको समझा देता हूँ मोस्टली। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ जाएंगे, यहाँ पर हम बीकर ले लेंगे, सामान्य बात है। इस बीकर के अंदर हम एक वाई विलियन भरेंगे, जो विलियन बताया था मैंने पीछे आपको, उसमें वाई में से एक विलियन ले लेंगे और एक एक्स का विलियन लेंगे और उस विलियन को एक हम फ्लास्क में डालेंगे, ऐसे कीप में, नली में डालेंगे, ऐसे नली में डाल करके इसके ऊपर यहाँ पे लटका देंगे इसको। और इसे पूरा नहीं भरेंगे विद्यार्थियों, थोड़ा खाली रखेंगे, ठीक है। और इसके मुँह पर हम कार्क लगा देंगे, ठीक है, ताकि इस यहाँ पर क्रिया होने पर कोई गैस इसमें बाहर नहीं निकले, मतलब कोई परिवर्तन नहीं जाए। अब जैसे देखो, सबसे पहले हम इसको वाई विलियन को और एक्स विलियन को अलग से पता लगा लेंगे इनका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। इसके अंदर इसको लटका देंगे। कुछ समय बाद हम करेंगे, इसको लटकाए हुए विलियन को हम इसमें मिला देंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लास्क को झुका करके इस प्रकार घुमाएं कि एक्स और वाई विलियन मिश्रित हो जाएं। पहले मिश्रित नहीं हुआ था इसके अंदर, ध्यान रखना।
पहले हमने जैसे वाई का विलयन ले लिया, इसको हमने द्रव्यमान नोट कर लिया, ध्यान दो आप। उसके बाद ये कीप में हमने एक्स विलयन डाला, इसका नोट कर लिया, दोनों को अलग अलग प्लस कर लिया हमने, ठीक है। प्लस करने के बाद हमने क्या किया, इस डोरी को ढीला कर दिया और इसको इसमें मिला दिया। अब विलयन मिल गया। मिलने के बाद विलयन का द्रव्यमान हमने पता किया, तो हमें मालूम होता है कि विलयन के पहले का, मिलने से पहले का द्रव्यमान दोनों का और मिलने के बाद का द्रव्यमान समान रहता है। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, यानी द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जाता है उसका, और न ही उसका विनाश हो सकता है, अर्थात द्रव्यमान की क्षति नहीं होगी, द्रव्यमान की हानि नहीं होगी। पहले जो द्रव्यमान था अब भी वही द्रव्यमान होगा, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम, अर्थात द्रव्यमान स्थिर रहना, वही रहना द्रव्यमान। अब दूसरा आता है हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम। अब ये क्या है, ये भी लेवाज जी ने दिया था, लेकिन इसके साथ सहयोग किया था उसने पृष्ठ ने, तो दो उसका नाम उसका है उसके साथ। तो कोई भी यौगिक है हमारे पास, जैसे मान लो जल बन रहा है, जैसे हम उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, स्थिर अनुपात का नियम समझा रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक जल बन रहा है, ठीक है, जल एक यौगिक है, बोलो क्या है, जल एक क्या है, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें एक या दो तत्व निश्चित मात्रा में मिले हुए हों, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक जल है H2, एक यौगिक है, ये क्या है, एक यौगिक है। अब जल जो बनता है उसके बाद में क्या है, देखो जल के यहाँ पे एक यौगिक बन गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि स्थिर अनुपात का नियम का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो डाली गई है उसके अंदर जल बनाने के लिए, यानी जितना हाइड्रोजन हमने लिया है, जितना हमने ऑक्सीजन लिया है, उसकी मात्रा स्थिर रहेगी। जैसे हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 होता है इसका, ठीक है, दो अणु हैं तो हम 2 से इंटू कर देंगे। यहाँ ऑक्सीजन जो हमारा है, हाँ तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो हम 2 से गुणा करके यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु द्रव्यमान हमारे पास कितना हो जाता है, 16। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास 1:8। तो ध्यान रखो विद्यार्थी, जब भी कोई जल का निर्माण होगा, जब भी कोई जल का निर्माण होगा उसमें 1:8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होगा 1:8। ये स्थिर है, क्या है, स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल कहीं से भी ले लो आप, घर का जल हो, बाहर का जल हो, वर्षा का जल हो, नदी का जल हो, कोई भी जल का निर्माण, जल की एक बूंद का भी निर्माण हो रहा है ना, तो वो 1:8 में हो रहा है, ये स्थिर है, मतलब 1:9 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने अमोनिया ले लिया NH3, ये उदाहरण लिया अमोनिया, ये एक यौगिक है, बोलो क्या है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा सीमित मात्रा, स्थिर मात्रा है। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु द्रव्यमान 2 से गुणा करके हम 7 दूनी 14। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, 3 है इसलिए 3 से गुणा कर दिया हमारे पास 3, तो ये कटेंगे नहीं, तो हमारा 14:3, तो ये आपका स्थिर हो गया। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ अमोनिया को और जल को लेकर आप समझ गए होंगे कि अमोनिया जो जल बनेगा वो 1:8 में बनेगा, याद रखना। और जो अमोनिया बनेगा हमारा NH3 जो यौगिक बनेगा, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14:3 में होंगे, ये स्थिर रहेगा। अब आ जाते हैं हमारी किताब की ओर वापस। तो देखो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे 14:3 कैसे रहा, इसके बाद में आप समझ गए होंगे, मैंने उदाहरण दिया आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ये प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया है, अभी बताया था मैंने, प्राउस्ट ने दिया था ये नियम। और किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो अभी बताया था मैंने, जल का यौगिक था अमोनिया का, वो जो अमोनिया बना है, वो जो जल बना है, उसके जो तत्व है ना, वो निश्चित अनुपात में ही विद्यमान रहते हैं। उसमें द्रव्यमान का जो अनुपात है उसमें निश्चित होता है, स्थिर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो एक वैज्ञानिक की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जो जॉन डाल्टन है भाई, इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो पहले परमाणु का जो मैंने बताया था इससे पहले, अभी कणाद ने तो केवल यही कहा था परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं उससे बना होता है। लेकिन जो परमाणु की विस्तृत व्याख्या की थी ना, परमाणु की जो व्याख्या की थी वो आपने की थी जॉन डाल्टन ने। इनका जन्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, 1766 ईस्वी में जुलाहा परिवार में इंग्लैंड में हुआ था। मोस्टली जानकारी विद्यार्थी को होनी चाहिए, जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ। ज़्यादातर जानकारी के लिए आगे देखिए आप, इनको गणित में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। देखो यहाँ पे जॉन डाल्टन को यहाँ पे कॉलेज में गणित में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान, आप मोस्टली नोट कर सकते हैं इसको भाई कहाँ मिला था, अधिक जानकारी के लिए। और नीचे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, अर्थात परमाणु पर जो विस्तृत जानकारी दी थी, परमाणु को जो खोल कर इन्होंने बताया था, वो 1808 ईस्वी में बताया था। परमाणु सिद्धांत इनके नाम से चलता है, ध्यान रखना, जॉन डाल्टन के नाम से परमाणु सिद्धांत चलता है। अब उसके बाद में आगे चलेंगे हम।
हो गया मोस्टली विद्यार्थी। अब आगे देखो, अब देखो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बताया हुआ था। अब इंपॉर्टेंट पे आ जाओ नीचे। डाल्टन की परमाणु सिद्धांत के अनुसार, यहाँ से नोट करेंगे आप कॉपी के अंदर, पर डाल्टन जो उसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य यानी पदार्थ, एक तो होता है द्रव तो होता है तरल जैसे पानी, यह द्रव्य यानी पदार्थ, सभी पदार्थ चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन की परिभाषा थी। आपसे पूछ लिया जाए डाल्टन की परिभाषा के अनुसार परमाणु किसे कहते हैं, बताइए, तो आप बता देंगे उन्हें कि सभी द्रव्य जो तत्व चाहे यौगिक मिश्रण बना हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना के अनुसार देखिए, डाल्टन ने सिद्धांत दिया था आपका। सबसे पहला है सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं न विनाश होता है। तो अभी हमने पढ़ा था परमाणु छोटे कण होते हैं, परमाणु को न तो उसका निर्माण किया जाता है, न ही उसके अंदर उसका विनाश हो सकता है। यानी परमाणु उपस्थित होगा, यानी किसी पदार्थ को आपने कितना भी तोड़ लिया है, कितना भी बारीक कर लिया है, उसके अंदर परमाणु तो उपस्थित रहेगा ही रहेगा, यानी विनाश नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी ये आपको देखो यहाँ पर द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न भी होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग। इस प्रकार ये आपका, और देखो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात के संयोग से यौगिक बनाते हैं। अभी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, उनका अनुपात जो है ना निश्चित होता है, निश्चित अनुपात से ही यौगिक का निर्माण होता है। जिस जल का हो रहा था 1:8 में हो रहा था, अमोनिया का 14:3 में हो रहा था, तो ये आप उसकी जानकारी दे रहा है, दी हुई है यहाँ पर डाल्टन ने। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, थोड़ा सा आप देख लें। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम है। देखो आप नोटिस करो अच्छी तरह, बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी आपके सामने। पहले प्रश्न देख लें हम। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का मतलब NaCO3। क्या है? NaCO3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaCO3। NaCO3 में इसमें लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो। अब Na2CO3 सॉरी, अभी मैं यहाँ पे इसमें लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा देख लें आप पहले। Na2CO3 हो गया, और प्लस में हमारे पास है इसके अंदर एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है। अब ऐसे कहेंगे यार ये ऐसे कर लिया, चलो हाँ जी एथेनोइक अम्ल ये हमारे पास था। तो हमारे पास है ये 5.3 ग्राम विद्यार्थी, 5.3 ग्राम, और इधर एथेनोइक अम्ल हमारे पास 6.0 ग्राम है। तो यहाँ टोटल हम करते हैं तो हमारे पास 11.3 ग्राम हो गया। ठीक है, हाँ 4.3 ग्राम हो गया। देखो विद्यार्थियों, ये मैंने बताया आपको लेफ्ट साइड का। हाँ अभिकारक है ये, आप अभिकारक यानी जो क्रिया कर रहे हैं, अभिकारक। और इससे बनने वाले यहाँ पर बनेंगे उत्पाद। क्या बनेंगे? उत्पाद में जो योग होगा वो देखेंगे। अभिकारक को हमने जोड़ा 5.3 ग्राम, बोलो 6.0 ग्राम कितना हुआ? 11.3 ग्राम हो गया। उसके बाद जो उत्पाद यहाँ बन रहा है वो देखो दूसरी साइड में क्या बन रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एथेनोइक अम्ल। तो एक तो CO2 बन रहा है इधर, CO2, एक सोडियम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर सोडियम एथेनोइक अम्ल वो आप देख लें इसके अंदर है, और प्लस हमारे पास जल है। तो देखो विद्यार्थी यहाँ ये देखो अब आप कॉपी को देखिए, कॉपी में देखिए अच्छी तरह से आप। ये तो आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसकी मात्रा 5.3 ग्राम थी। ओके, एथेनोइक अम्ल की 6.0 ग्राम है। यहाँ से हमने अभिकारक यानी क्रिया कराई, क्रिया करने के बाद हमें मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमारा 2.2 ग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ किताब में, आपकी किताब में देख लें 2.2 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद 8.2 ग्राम आपको सोडियम अम्ल दिया हुआ, 8.2 ग्राम ये। और उसके बाद जल की मात्रा हमको बनाई हुई है 0.99 ग्राम। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, यहाँ पे 9 और 2 11, 2 13 हो गई। हासिल एक लग गई हमारे पास, और 8 2 10 11। ये देखो यहाँ भी 11.3 ग्राम था, ये लो ये लो। अब आप समझ गए होंगे, हाँ 11.3 है, 13.3, 9 2 11 12 13, 8 2 10 बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ देखो अभिकारक 11.3 ग्राम था, उत्पाद भी कितना हुआ? 11.3 ग्राम। अब उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, यानी कि हमें क्या समझा रहा हूँ आपको मैं यहाँ, यानी कि ये स्थिर रहेगा आपका, स्थिर अनुपात, स्थिर नियम है यहाँ पर। यानी कि आप परमाणु देखो बताया था मैंने अभी आपको यहाँ पर ये न्यूमेरिकल में, यानी अभिकारक हो की मात्रा का जो योग है हमारे पास 11.3 ग्राम है, और उत्पाद की मात्रा का भी कितना है? 11.3। इसका मतलब न तो ये नष्ट हुआ और न इसकी उत्पत्ति हुई, सेम सेम है बिल्कुल दोनों तरफ। ठीक है, इस प्रकार न्यूमेरिकल नंबर 2 3 4 5 ये आपको दिए हुए हैं, आप इसका अध्ययन कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इसको अच्छी तरह से और कुछ प्रयास करेंगे। आगे हम चलते हैं। इसके बाद परमाणु कितने बड़े बड़े होते हैं, इसकी साइज के बारे में पता चलेंगे। देखो परमाणु
परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी वस्तु हम जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं, यानी हम जो तुलना करते हैं उससे भी छोटे छोटे हम सोचते हैं भाई परमाणु ऐसा होगा, परमाणु ऐसा होगा, उससे भी परे है उसकी कल्पना। यहाँ परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में जमा दिया जाता है तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट की मोटी जितनी परत बनती है, यानी आप छोटे छोटे कणों को लोगे ऐसे थोड़ा थोड़ा लेते लेते इतना बड़ा हो जाएगा पूरा आकार। तो परमाणु से मिलकर अणु बनता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है? परमाणु त्रिज्या देखो, परमाणु त्रिज्या जो हमको नैनो में नापी जाती है, तो परमाणु की जो त्रिज्या है 10⁹ मीटर है, उसके बराबर 1 नैनोमीटर बन गया। नैनोमीटर यानी 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो ये परमाणु त्रिज्या है। अब देखो आगे यहाँ आकार वगैरह दिए हुए हैं, आप ध्यान दें विद्यार्थियों। त्रिज्या यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है, इसका आकार 10⁻10 है। जल के अणु की 10⁹9 है। हीमोग्लोबिन की है 10⁸ है। रेत के कण इस प्रकार ये आपको याद करने हैं, नोटिस कर लेना इसको आप। उसके बाद देखो, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, यानी परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि इसे हम नगण्य मान सकते हैं, मतलब नहीं गिनती कोई भी नहीं। जैसे हमारा सूक्ष्म बिल्कुल कण है तो उससे कुछ नहीं होगा, हाँ, तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं, मतलब बिल्कुल शून्य की तरह मान सकते हैं एक तरह से। अर्थात एक जैसे हमने छोटा सा अणु ले लिया यहाँ पे, जैसे मान लो कोई रेत का हमने एक कण ले लिया इस तरह से। अब ये क्या कण है, आपको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे भी बारीक होता है। तो ऐसे कणों से मिलकर के यूं बहुत सारे कण मिलकर के ऐसे बहुत सारे परमाणु मिला करके ऐसे अब जाके आपका बन गया अणु। अब हमें दिखाई देगा, ये दिखाई देगा नहीं देगा? देगा। तो इसका मतलब जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण होता है, बहुत ही छोटा होता है, वो दिखाई हमें देता नहीं है, इसलिए उसकी साइज़ को हमें ना बिल्कुल नगण्य मान लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये आपको सिलिकॉन की एक प्रतिबिंब दे रखा है यहाँ पे इस अणुओं से बनाया हुआ है। सिलिकॉन, छोटे छोटे सिलिकॉन से लेकर अणु बनाया गया है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद पढ़ते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु और आधुनिक प्रतीक क्या है। आधुनिक प्रतीक जैसे हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, तो ये तो क्या बाद की बातें हैं। पहले क्या हुआ था, डाल्टन एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रारंभ में, यहाँ देखो आप नोट इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता सारा। तो यहाँ पर प्रारंभ में तत्वों के नाम की उत्पत्ति उनके स्थानों के नाम से हुई थी, मतलब जहाँ से तत्व प्राप्त होता ना स्थान से, वो स्थान के नाम से उनकी उत्पत्ति हुई थी जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरणार्थ कॉपर है, कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ। ये साइप्रस नामक जगह से ये इसकी प्राप्ति हुई थी, इसलिए कॉपर का नाम दिया था, क्योंकि स्थान के नाम से पद लिखा हुआ स्थान, जिस स्थान पे मिला वहाँ स्थान का क्या नाम था, उस स्थान के नाम से ही नाम रख दिया। मगर पर्टिकुलर विद्यार्थियों ये ठीक नहीं था नाम, क्योंकि इसकी सहायता से आगे प्रॉब्लम आने लग गई है वैज्ञानिकों को। फिर आगे उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने उनका नाम चेंज किया। देखो यहाँ पर आजकल क्या है, फिलहाल वर्तमान में एट प्रेजेंट में IUPAC एक पद्धति चलाई गई है। कौन चलाई गई? IUPAC, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उनके तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से पहचाने जाते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बाकी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब आपको जानकारी दे दूं मैं यहाँ पे, देखो रफ में थोड़ा सा। पहले क्या था, तत्वों को बताया था स्थान के आधार पर। पहले जो तत्व बताया था उनका नामकरण बताया था, नामकरण बता रहा हूँ आपको, नामकरण स्थान के आधार पर। बोलो किसके आधार पर? स्थान के आधार। लेकिन अभी जो पद्धति चल रही है वो IUPAC IUPAC नामकरण। इसके आधार पर अब क्या कर दिया गया वैज्ञानिकों ने कि भाई जो भी तत्व है उसको उसके पहले नाम से जाना जाएगा भाई। जैसे जी उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने हाइड्रोजन लिख दिया, पहले कौन आया? हाफ और H, हाइड्रोजन। जैसे हमारे कार्बन आया, कार्बन का क्या आ रहा है, तो कैसे के भी बनता है वैसे, लेकिन यहाँ पे C दिया है इन्होंने, कार्बन का प्रतीक C है। अब जैसे हमारे पास कैल्शियम आ गया, कैल्शियम, तो कैल्शियम में के भी आ रहा है, C भी आता है, तो Ca, ये कैल्शियम का प्रतीक। तो इसमें ध्यान देना क्या है, यदि कोई तत्व अपने पहले नाम से जाना जा रहा है तो वो कैपिटल लेटर आ गया। किसी तत्व को हम 2 नाम से लिख रहे हैं, पहले दो नाम लिख, तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, यानी आपको ऐसे नहीं लिखना है, समझ गए क्या आप? ऐसे नहीं लिखना है। जैसे हम सोडियम लिख दिया हमने Na, ऐसे नहीं लिखना है, सोडियम को लिखना है Na, ऐसे लिखना है। अब देखो 3 बातें हुई, एक तो पहले कैपिटल लेटर, दूसरा दो अक्षरों में लिखा जाएगा तो कैपिटल और स्मॉल, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ तत्व ऐसे थे जिनको उसके नाम से नहीं जाना, लैटिन नाम से जाना भैया,
कौन से नाम से जाना, लैटिन नाम। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, नाम तो है सोडियम, बोलो क्या नाम है, बोलो भाई क्या नाम है, सोडियम, लेकिन इसका लैटिन नाम है नेट्रियम, बोलो क्या है जी, नेट्रियम। नेट्रियम का मतलब हो गया Na, बोलो क्या हो गया। तो सोडियम तो नाम था, लेकिन लैटिन नाम क्या था, नेट्रियम, तो Na के नाम से जाना गया है, तो Na के नाम से इसको जाना गया है। तो ऐसे हमारे पास 5 तत्व हैं जिनके नाम 4-5 तत्व, जैसे मान लो कि हमारे पास सोना है, सोना जिसे अंग्रेजी में हम गोल्ड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गोल्ड, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो ओरम है, ओरम, ओरम है, बोलो क्या है, ओरम। तो AU, इसका प्रतीक क्या है, AU। अब देखो नाम तो था सोना, सोना से एस आना चाहिए ना, SO, सो नहीं है, सो ऐसा नहीं है, सोना नहीं है, ऐसा नहीं है। सोना का लैटिन नाम पहले हमें याद करना पड़ेगा, क्या है, ओरम, ओरम का मतलब AU। और उसके बाद में देखो आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम देखो विद्यार्थियों पो आ रहा है पहले, पोटेशियम क्या आ रहा है, पो, तो पी आना चाहिए, तो पोटेशियम में पी नहीं आएगा तो क्या आएगा, के आएगा। पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम, सॉरी हाँ कैलियम, कैलियम को लिखेंगे हम के, इधर देखो ये रहा पोटेशियम, बोलो बोलो क्या नाम, पोटेशियम, लैटिन नाम क्या है, कैलियम। कैलियम क्या बोला हमने, क्यों, तो पी से नहीं दिखाएंगे, के से दिखाएंगे। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें लैटिन नाम से जाना जाता है। आइए किताब में आ जाइए। उदाहरण के रूप में देखो हाइड्रोजन का एच लिख दिया, वही बात है, एल्यूमिनियम को Al लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये बड़ा अक्षर आ गया यहाँ पर, पहले बड़ा फिर छोटा। अब आप समझ गए होंगे, आगे चलो, आगे चलते हैं। उसके बाद में अभी मैंने आपको उदाहरण समझाया था, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको ये कहा था कि अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन नाम से जाना जाएगा, अभी मैंने नोट करवाया था यहाँ पे, देखो लैटिन आ गया, लैटिन जर्मन या ग्रीक भाषाओं के आधार पर बनाया गया। जैसे मान लो अभी यहाँ पर देखो लोहा है, अब ले से शुरू हुआ तो इसका प्रतीक L से शुरू नहीं होगा, Fe से, क्योंकि इसका लैटिन नाम है फेरम। क्या नाम है, फेरम। देखो आगे देख लो, इसका लैटिन आगे दिया हुआ, इसका लैटिन नाम फेरम, अंडरलाइन कर लो इसको, लैटिन नाम फेरम दिया गया है, तो आप लोहे को Fe लिखोगे, न कि IR लिखोगे। समझ गए, अब आप समझ रहे होंगे। सोडियम का Na है, नेट्रियम बता दिया, सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम। पोटेशियम बता दिया, पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, इसलिए के आया है। ये देखो ये रहा कैलियम, ये रहा नेट्रियम, तुम्हारे सामने आगे है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व को उसका नाम है वह अद्वितीय रासायनिक प्रयोग दिया गया है। तो अब आप समझ गए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लैटिन नाम से जाने जाते हैं, कुछ तत्व होते हैं उनके पहले नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे सारणी दी हुई देखो, एल्यूमिनियम का प्रतीक, ऑर्गन का बढ़िया, सब ये सब आपको याद करने हैं। मैंने चिन्ह लगाया हुआ देखो, गोल्ड, गोल्ड को, स्वर्ण को, गोल्ड को जी नहीं लिखेंगे, ऑरम लिखेंगे। आयरन को फेरम लिखेंगे। सीसा को प्लम्बस लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, प्लम्बस। इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका लैटिन नाम है प्लम्बस, इसलिए पीबी आया है। पोटेशियम बताया था मैंने आपको, कैलियम है नाम। चांदी का बताया था मैंने आपको, अर्जेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो चांदी जैसे सिल्वर है, सिल्वर मतलब ऐसा ही से प्रतीक नहीं है इसका, सिल्वर को बोलते हैं हम, सिल्वर का जो नेट्रियम नाम है वो अर्जेंटम है। सोडियम का नेट्रियम है। तो ये 1 2 3 4 5 6 तो इम्पोर्टेंट आप डाल लेना, अलग कॉपी में बना लेना, उसमें लिख लेना। ये 6 तत्व ऐसे हैं जिनको उनके लैटिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों देखो, उम्मीद कर रहा हूँ आपके वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप देखो अच्छी तरह से स्टडी कर लें। और कक्षा 9 का टॉपिक था ये आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं हम यहाँ। और आपको इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है, देख लेना है, इसके असाइनमेंट आपको भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।